नमस्कार, न्यूज इंडिया पर पीएचएच देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में बात होगी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब के साथ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सुनाम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अरोड़ा के अलावा 8 और लोगों को भी 2-2 साल की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि 2008 के एक पुराने पारिवारिक लड़ाई झगड़े के मामले में कोर्ट ने अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अमन अरोड़ा के बहनोई राजेंद्र दीपा ने शिकायत की थी कि अमन अरोड़ा ने अपने साथियों के साथ उनके घर पर हमला किया। आपको बता दें कि राजेंद्र दीपा ने 15 साल पहले 2008 में शिकायत दाखिल की थी। तो देखिए, 2008 में दर्ज हुआ मामला, जिसमें अब जाकर 2023 में सुनवाई हुई है और सजा का ऐलान हो गया है। 2 साल की सजा अमन अरोड़ा, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सुनाई गई है। पारिवारिक लड़ाई झगड़े का मामला था। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं अमन अरोड़ा। लड़ाई झगड़े के मामले में दो 2008 का मामला है, जब पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पर केस हुआ था। राजेंद्र दीपा, जो कि बहनोई बताए जाते हैं अमन अरोड़ा के, उन्होंने केस दर्ज कराया था और इसमें सुनवाई होते होते आज विक्रम यहां तक पहुंच गया कि 2023 में 2 साल की सजा सुनाई गई है। हमला करवाने का मामला था। अमन अरोड़ा ने कई लोगों के साथ मिलकर राजेंद्र दीपा के घर पर हमला करवाया था। राजपुरा अंबाला सरहिंद नेशनल हाईवे पर देर रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक कार हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। देखो, मेरे किसी दोस्त का फोन आया ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਈਵੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉੜ ਚੁੱਕੇ। अमृतसर के गवाल मंडी इलाके में बाबा पीर की दरगाह के सेवादार बलदेव सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए हैं। तो वहीं इलाके के लोगों ने बताया कि बाबा बलदेव सिंह पिछले कई सालों से दरगाह की सेवा करते आ रहे हैं। उनका सभी से स्नेहिल संबंध था और किसी से कुछ दुश्मनी नहीं थी। परिजनों का यह भी कहना है कि बलदेव सिंह को पिछले कुछ दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसीपी कमलजीत सिंह औलख ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि गवाल मंडी में एक बाबा की दरगाह है, जहां किसी ने उनके सेवादार की हत्या कर दी है। प्रशासन मामले की जांच करते हुए दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार भी करेगा।
देखो जी, अज ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ नीयत नाल ही इनू अंजाम दिता गया इस कतल नू। तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर के जडियाला गुरु इलाके में पंजाब पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़ पेश आई, जिसमें एक गैंगस्टर को पुलिस ने मार गिराया। आपको बताते चले कि गैंगस्टर घने कोहरे का फायदा उठाकर पुलिस पर गोलियां बरसाते हुए मौके से रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहा था। अमृतपाल सिंह अमरी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी। हत्या के 4 मामलों में वांछित अमरी को रविवार को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 4 ਕਤਲ 'ਚ ਇੱਕ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। 2 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰੋਇਨ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਆ। 2 ਕੇਜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਲੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:30-9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रिकवरी भी लैके आए थे तो उत्थे इन्हें असला भी लुकोया हुआ है। इन्हें उस वेले आपके असले नाल हथकड़ी भी लगी हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में औचक निरीक्षण के लिए निकले। जैसे ही ये खबर गुरुग्राम के अधिकारियों को पता चली, वैसे ही अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के कनाही गांव, राजांगला चौक, काटरपुरी, पालम बिहार और सदर बाजार का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई का जायजा भी लिया है। इस मौके पर गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर, जिला उपायुक्त निशांत यादव, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के अलावा सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं काम में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को सीएम ने फटकार भी लगाई है। दूसरी तरफ नगर निगम के कमिश्नर पर 15 दिन की सैलरी का जुर्माना और एमजी के ज्वाइंट कमिश्नर पर 1 महीने की सैलरी का जुर्माना लगाया गया है। यह है कि स्वच्छता को लेकर के पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में, और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उसी में बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। और हमने अपने मंत्रियों के लिए भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था। मन में यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिलेगी। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, आपको बता दें कि वो पहुंचे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए कलाकारों से बातचीत करी। तो वहीं दूसरी तरफ भ्रमण के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणवी खान पान का स्वाद भी चखा, साथ ही हरियाणवी हुक्के का लुत्फ लेते भी नजर आए। दूसरी तरफ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा में प्राचीन संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित किया गया है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से नए नए स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, जो कि घरेलू वस्तुओं को और बढ़ावा देने के प्रयास को प्रदर्शित करता है। गीता महोत्सव में अपने भारतीय संस्कृति के परंपरा और विशेषकर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा, कुल सचिव संजीव शर्मा, निदेशक महासिंह पूनिया और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सम्मेलन के इस उपलक्ष्य में मैंने आज हरियाणा का जो पेविलियन देखा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जैसा मैंने यहाँ पर बहुत पुरानी हमारी प्राचीन संस्कृति के और परंपरा से आए हुए बहुत से कलाओं को प्रदर्शन किया है, और इसमें नए नए हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारे विद्यार्थियाँ नए नए तरीके के जो है स्टार्टअप शुरू करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीना अरोड़ा सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुई हैं। वीना, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल है हरियाणा के, वो खुद पहुंचे हुए थे गीता महोत्सव में, और गीता महोत्सव न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के लिए भी एक गौरव महोत्सव है। गीता महोत्सव का धर्म नगरी के क्षेत्र में मनाया जाता है, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार ये कार्यक्रम जो चलते रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की जो महानगरी है ये प्राचीन सभ्यताओं के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंचते हैं यहाँ पर, जिसके चलते आज लगभग 7 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा। इसके चलते जो राज्यपाल बंडारू यहाँ पर पहुंचे, 2 दिन पहले जगदीश धनखड़ भी यहाँ पर पहुंचे थे, और राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने यहाँ पर उत्तर डाली, अपनी हवन जग का भी आरम्भ किया, और उनको ये भी कहना था कि यहाँ पर तरह तरह के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो क्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जो छात्रों द्वारा भी यहाँ पर झांकियां प्रस्तुत में कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी सभ्यता है वो नजर आती है। बिल्कुल, देखिए वीना, हर बार गीता महोत्सव में किसी न किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यूं कहें कि नई तरीके की थीम को लॉन्च किया जाता है। इस बार विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहने वाला है? जी, मैंने अभी आपको बताया पूजा कि यहाँ पर बड़े से बड़े नेता, अभिनेता या बड़े बड़े श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचते रहते हैं। अगर राज्यपाल की हम बात करें, इनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ा हमारे हरियाणा के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की जो धरती है यहाँ पर ये गीता महोत्सव मनाया जाता है। अब बात करें तो परसों हमारे हरियाणा देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है की गई है। पहली बार यहाँ पर हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है, जो कि हमारे देश के एक सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ पर पहली बार पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री और उनके ग्रुप ने महाभारत के बर्बरीक के जीवन को नाटक के जरिए जीवंत करने का अनोखा प्रयास किया। इस नाटक के जरिए कलाकारों ने पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को प्रस्तुत किया है। इस दौरान डांस, ड्रामा और म्यूजिक के अनोखे संगम को देखने का मौका मिला। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम की नगरी अयोध्या से लौटने के बाद उनको गीता के उपदेश स्थली धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या में परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं कुरुक्षेत्र में आकर गीता महोत्सव का एक हिस्सा बन सकूं। तो एक ही साल में जब ये होता है तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी है, और आवाम से इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि वाकई कुछ तो अच्छा किया होगा, इसलिए भगवान देते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव ये पहली बार मैं करने जा रही हूँ। रोहतक में नेशनल हाईवे पर चुलियाना मोड़ के पास उसी फौजी ढाबे पर 3 बदमाशों ने
फायरिंग कर दी, जिस ढाबे के मालिक के 2011 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बार बेटे पर अपने साथियों के साथ फायरिंग करने का आरोप लगा है और 2011 में पिता पर ढाबे के संचालक की हत्या करने का आरोप लगा था। ढाबे के मालिक ने बताया कि 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस इसे कारोर गांव के छिपी गैंग और छाजू गैंग की गैंग वॉर का नतीजा मान रही है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और ढाबा मालिक की शिकायत पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। करीब 6 बजे के आसपास से शाम को कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना मिली थी कि मेन हाईवे पे गांधरा मोड़ के पास फौजी ढाबा पर फायरिंग हो गई है। जिस सूचना पर पुलिस मौका पे पहुंची तो आने पर पता चला कि 3 नौजवान लड़के थे जो फौजी ढाबा के काउंटर पे लड़का बैठा था नरसिंह नाम का, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और दहशत फैलाने के लिए, और वो घटना को अंजाम देकर भाग गए। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वीना हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई हैं। वीना, क्या कुछ ये पूरा मामला था? इसको गैंग वॉर भी बताया जा रहा है। पूरा मामला आपको बताना चाहूंगी। ये रोहतक के चुलियाना रोड के नेशनल हाईवे 1 का फौजी ढाबा है, जहां 2011 में पहले भी यहाँ पर हमला किया गया था, जो कि आज इसके बेटे ने जो हमला किया है, इसके पिता का नाम श्री भगवान था, जिसने ढाबे के मालिक श्री कृष्ण पर हमला किया था और जो कई सालों तक श्री भगवान जो था पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई थी। और आज 2023 में इसी ढाबे पर श्री भगवान के बेटे द्वारा इसी ढाबे के मालिक पर दोबारा से हमला किया गया है, जबकि इसमें 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। ये मामला कल शाम 5:30 बजे का है, जब इस ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और ढाबे पर जो लोग बैठे थे फायरिंग के चलते इधर उधर हो गए थे। और कहीं ना कहीं अगर ये बात की जाए तो कहीं कहीं ये करोर गांव के छिपी गैंग और छज्जू गैंग की जो आपसी गैंग वार है उसको लेकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है। एफएसएल की टीमें वहां पर मौजूद है, गोलियों का खोल वहां पर मौजूद है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि पहले आरोप इसके बाप पर लगा था और दूसरा जो आरोप है आज बेटे पर लगा, क्योंकि 2011 में भी इसमें फायरिंग की गई ढाबे पर और आज 2023 में फिर इसी ढाबे पर फायरिंग की गई है। कहीं ना कहीं दोनों वीना, देखिए इस पूरे मामले में छिपी और छज्जू गैंग का जिक्र हो रहा है और आप पहले भी बता रही हैं कि 2011 में भी इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है। तो क्या पुलिस की तरफ से इस गैंग के सदस्यों को पकड़ने की या गैंग को ब्रेक डाउन करने की कोशिश नहीं की गई क्या अभी तक? जी पूजा, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि इस मामले में एफएसएल की टीमें वहां पर मौजूद है। कहीं पुलिस ने जो जांच की है उसमें कहीं ना कहीं छिपी गैंग और छज्जू गैंग है, इनकी आपस में कहीं ना कहीं गैंग पर नजर आ रही है, क्योंकि 2011 में पहले जो हमला हुआ था इसी फौजी ढाबे पर हुआ था और आज 2023 में फिर ये जो हमला हुआ है इसी ढाबे पर हुआ है। कहीं ना कहीं अगर श्री भगवान के बेटे की बात की जाए वो कहीं ना कहीं इस गैंग से जुड़ा हुआ लग रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिसके श्री भगवान के बेटे ने आज इस फौजी ढाबे पर हमला किया, वो कहीं ना कहीं अपने पिता की मौत का जो बदला है वो लेने के लिए इसने ढाबे पर जो हमला किया, कहीं ना कहीं वो गैंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस मामले में पुलिस अपनी पूरी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई को अंजाम दे रही है और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये मामला क्या था। अगली खबर सोना से सामने आ रही है। गुरुग्राम के सोना में सब्जी मंडी के आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय हड़ताल की है। मंडी के आढ़तियों ने मांगों को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया, अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई, साथ ही चेतावनी दी है कि नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मंडी को बंद रखा जाएगा। आढ़ती प्रधान उमेश कुमार ने कहा कि सब्जी मंडी की नई मार्केट फीस की नोटिफिकेशन के विरोध में पूरे हरियाणा की आढ़ती एसोसिएशन सड़कों पर खड़ी हो गई है। जिस तरह से नई मार्केट फीस की नीति बनाई गई है उसमें आढ़तियों को एडवांस मार्केट फीस देनी होगी, जिसका सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन जमकर विरोध भी कर रहा है। तो वहीं सब्जी मंडी के प्रधान कोकी ने कहा कि आढ़ती अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन पर लगाई गई फीस माफ की जाए और महामारी के दौरान सब्जी मंडी में लगाया गया टैक्स भी हटाया जाए। ये जो सरकार द्वारा हमारे ऊपर काला कानून थोपा गया है, हम उसका पुरजोर से विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि अपना काला कानून हटाए हमारे ऊपर से। जब किसी काम को हमने किया ही नहीं उसका हम एडवांस में टैक्स कैसे भर सकते हैं? टैक्स भरने के साथ साथ
हमारे पे पूरा रिटर्न वर्क भी है जो हमारे को पेश करना पड़ेगा सरकार भी। सांकेतिक हड़ताल है 1 दिन के लिए, अगर सरकार अपने इस काले कानून को वापस नहीं लिखती तो हम अनिश्चित काल के लिए भी हड़ताल पे जा सकते हैं। इसके लिए हमने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को भी ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और उनको अपील करी है कि भी सरकार के आगे हमारी इन मांगों को रखा जाए और इस काले कानून को। आज हम खड़े हैं एक काले कानून के विरोध में। सरकार का और एक आम जनता का चोली दामन का साथ होता है। जब सरकार को हमारी ज़रूरत होती है हम सरकार के साथ खड़े होते हैं, जब हमें सरकार की ज़रूरत है सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हुई है। कोरोना टाइम के अंदर टैक्स पूरी तरह माफ़, जो पहले टैक्स पूरा माफ़ था कोरोना टाइम में 6 महीने के लिए चालू किया था, लेकिन सरकार उसको वापस लेने की जगह हम पे डबल मार मार रही है, जिसकी हम पूरी तरह विरोध करते हैं और चाहते हैं ये पूरा कानून पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाए। आज हमारी मंडी जो बंद है, जो हमारे ऊपर एक काला कानून लगाया है, जो हमारे ऊपर एक मुफ्त फीस लगाई है सरकार ने, उसका हम सब विरोध करते हैं। और विरोध में हमने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि इस विरोध को हटाएं, इस काले कानून को हटाएं, नहीं तो हम 20 तारीख को सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद करेंगे। और हम नहीं, हरियाणा के अंदर 265 मंडियां हैं जो आज एक ऐसी हड़ताल हुई है, पूरे हरियाणा के अंदर आज तक भी ऐसी हड़ताल नहीं हुई और सब पूर्ण रूप से। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।